So now starting with the last unit, that is unit 4, firms in competitive markets, which is about the oligopoly. With this we will come to the end of our microeconomics 1 all units. So इस वीडियो में हम ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे. ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच आता है, जहां सिर्फ कुछ ही बड़ी फर्म्स जो है मार्केट को डोमिनेट करती हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर न्यू यूनिट. So coming to the first, that is oligopoly. So यहाँ पर अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, so oligopoly का मतलब होता है मार्केट में few large firms जो हैं वो होती हैं. ये फर्म्स प्राइस टेकर नहीं होती, बल्कि ये प्राइस सेटलर्स होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ है इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक फर्म का डिसीजन जो है वो डायरेक्टली दूसरी फर्म को अफेक्ट करता है. सो वी कैन सी हियर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के होता है, और यहाँ पर कुछ ही लार्ज फर्म्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं. एंड फर्म्स हैव सम प्राइस सेटिंग पावर्स, ये प्राइस सेटर्स होते हैं, और यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस रहती है. फर्म्स जो है वो एक दूसरे के डिसीजंस जो है वो अफेक्ट करते हैं. सो इफ वी कम टू दी एग्जांपल, यहाँ पर एक स्मार्टफोन एग्जांपल गिवन है एप्पल और सैमसंग का. अगर एप्पल प्राइस बढ़ाता है या नया फीचर लॉन्च करता है तो सैमसंग को भी रिस्पॉन्स देना पड़ता है. सो जो डोमिनेट बाय है एप्पल एंड सैमसंग, एंड इट कम्पीट विद इनोवेशन, ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग, एंड वन फर्म्स मूव कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट दी अदर. अगर हम इसके की फीचर्स पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है फ्यू सेलर्स. यहाँ पर थोड़े ही सेलर्स होते हैं, और यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर्स हैं. यहाँ पर न्यू फर्म जो है वो इजीली एंटर नहीं कर सकती. एंड दिस इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन. यहाँ पर प्राइस के बेस पे कंपटीशन नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे होता है, ब्रांडिंग पे, कि जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है. और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिहेवियर जो है वो यूज किए जाते हैं, दैट इज गेम थ्योरीज. जो फर्म्स हैं वो गेम थ्योरीज यूज करती हैं ताकि उन्हें पता रहे कि जो सामने वाली फर्म है वो क्या प्राइस सेट करेगी, जिसकी वजह से हम अपना जो प्राइस है उसे घटा या बढ़ाकर अपना प्रॉफिट बढ़ा सके. सो दिस इज अबाउट दी मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली, रियल लाइफ एग्जांपल एंड दी की फीचर्स. नाउ नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर इन ओलिगोपोली, विच इज पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल्स. तो इस स्लाइड में हम पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल समझते हैं. ये मॉडल बताता है कि ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल कैसे डिसाइड होता है. सो इसका पर्पस इज एक्सप्लेन्स द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी एंड शोज वेयर द कंपटीशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. सो फर्स्ट इज राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स. सो ये कोर फोर्स होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स यही होती है. इसका मतलब मार्केट में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उसके बीच कितना इंटेंस कंपटीशन है. और ओलिगोपोली में फर्म्स कम होती हैं पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. So competition can be based on the price cuts, advertising wars, innovation and new product launches. For example, Apple और Samsung एक नया फीचर लॉन्च करे तो दूसरी तुरंत रिस्पॉन्ड कर देती है. तो यहाँ हाई रिवैल्यूरी जो है हमारी वो इक्वल हो जाती है लो प्रॉफिट्स के. नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. ये फोर्स बताता है क्या नई फर्म्स इजीली मार्केट में एंटर कर सकती हैं या नहीं. सो ओलिगोपोली में एंट्री बैरियर्स जो है वो बहुत हाई होती हैं, न्यू फर्म्स इजीली एंटर नहीं कर सकती, और यहाँ पर ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है, ब्रांड लॉयल्टी एंड पेटेंट्स, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है. सो इसलिए न्यू फर्म्स का थ्रेट लो होता है, एग्जिस्टिंग फर्म्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल कार इंडस्ट्री में नई कंपनी एंटर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लो एंट्री थ्रेट होता है, और यहाँ पे इक्वल हो जाता है हमारे ये हाई प्रॉफिट के. जितना ज्यादा एंट्री थ्रेट नहीं होगा उतने ज्यादा हायर प्रॉफिट्स होंगे. नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. इसका मतलब बायर्स के पास प्राइस नेगोशिएट करने की कितनी पावर है. बायर अगर पावर ज्यादा होती है तो तब बायर्स कम हो और बल्क में परचेज करते हो, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, दैट इज वेयर दी बायर्स कैन बार्गेन इन दी पावर. तो ओलिगोपोली में फर्म्स कम होती हैं, इसलिए बायर्स की पावर जो है यूजुअली लिमिटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स में बायर कंपेयर कर सकता है पर प्राइस ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकता. सो हाई बायर पावर होगी तो वो इक्वल आ जाएगा प्रेशर ऑन दी प्राइसेस. सो नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. ये फोर्स बताता है सप्लायर्स के पास फर्म्स पर कितना कंट्रोल है. सप्लायर पावर हाई होती है जब सप्लायर्स कम हो, रॉ मटेरियल जो है वो यूनिक हो और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल
ना हो। फॉर एग्जाम्पल चिप मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल और कार कंपनीज उन पर डिपेंड करती हैं। अगर सप्लायर प्राइस बढ़ाएगा तो फर्म का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। सो हायर सप्लाई पावर होगी तो वो इक्वल आ जाएगी हमारे लो फर्म प्रॉफिट्स पर। सो नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स का मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो सेम नीड सेटिस्फाई करें। थ्रेट ज्यादा होता है जब सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल हो और प्राइस भी लोअर हो। सो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो लो होगी। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक का सब्सटीट्यूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, वाटर, अगर सब्सटीट्यूट चीप हो तो फर्म का प्राइस नहीं बढ़ा सकती अपना। और हाई सब्सटीट्यूट थ्रेट होगा तो वहां पे लिमिटेड प्राइसिंग पावर होती है। सो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हमें ये समझाता है कि कंपटीशन सिर्फ फर्म्स के बीच नहीं होता, बल्कि बायर्स, सप्लायर्स, सब्सटीट्यूट और न्यू एंट्रेंट्स भी मैटर करते हैं। जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग उतनी ही कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी, as you can see in the diagram also. So next is oligopoly market models meaning and its importance. So meaning में हमने पीछे भी देखा था, oligopoly जो है वो एक strategic behavior show करती है और हर firm का जो decision है वो depend करता है rival के actions के ऊपर, कि हमारी जो rival company है वो कौन सा price set कर रही है, जिसके basis पर वो अपना price बढ़ा या घटाकर अपना profit जो है वो इंक्रीज करते हैं। दूसरा यहाँ पर नो सिंगल मॉडल एक्सप्लेन दी ओलिगोपोलीज, जैसे हमने पीछे देखा 5 पोर्टर्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर एक सिंगल मॉडल जो है वो यूज नहीं होता ओलिगोपोली में, हेंस द मल्टीपल मॉडल्स आर यूज्ड हियर। और अगर इसके हम इंपॉर्टेंस पर आते हैं ओलिगोपोली की, तो यहाँ पर जो है ये हमें हेल्प करता है प्राइसेस प्रिडिक्ट करने में। दूसरा, explain the firm interdependence, how the firms are dependent on each other's decision. Next is show how competition or cooperation occurs and it is useful for the policy, pricing and business strategy. और इसमें जो कॉमन फीचर होता है वो म्यूचुअल डिपेंडेंस है फर्म्स की, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स डिसीजंस. So this is the meaning and importance of oligopoly markets. So next is collusion model, that is cartel model. So collusion का मतलब होता है फर्म्स मिलकर प्राइस और आउटपुट डिसाइड करती हैं। ये फर्म्स एक मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। इनका जो गोल होता है वो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। सो द कंसेप्ट इज फर्म्स जॉइंटली डिसाइड प्राइस एंड आउटपुट एंड इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल मोनोपोलिस्ट। और इनका गोल जो है वो मैक्सिमम करना होता है जॉइंट प्रॉफिट्स को, और इनका आउटपुट हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है एंड द प्राइस इज अबव द मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ओपीईसी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कार्टेल है। अगर ये सप्लाई कम कर देता है, जो प्राइस है वो बहुत शार्पली राइज करना शुरू कर देते हैं, और वहीं अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो प्राइस जो है वो फॉल करना शुरू कर देते हैं। सो इनके सक्सेस का कंडीशन इज इन इलास्टिक डिमांड, सेकेंड इज यहाँ पे हाई बैरियर एंट्रीज हैं, और दूसरा मेंबर्स फॉलो द रूल्स, देयर इज नो चीटिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं। फर्स्ट इज हर फर्म के पास चीट करने का इंसेंटिव होता ही है, दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू चीट। सेकेंड इज स्मॉल फर्म्स ज्यादा चीट करती हैं, एंड फर्म कार्टेल जो है वो इलीगल होते हैं, एंटी ट्रस्ट लॉज जो है वो फॉलो करते हैं, इसलिए अक्सर tacit collusion होती है बिना अग्रीमेंट के। सो tacit collusions may occur without the agreements. सो ये था collusion मॉडल के बारे में। collusion का मतलब होता है फर्म्स मिलकर प्राइस और आउटपुट डिसाइड करती हैं। ये फर्म्स एक मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज प्राइस लीडरशिप मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। अब प्राइस लीडर इस मॉडल में एक डोमिनेंट फर्म प्राइस सेट करती है और बाकी जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं वो उस प्राइस को फॉलो करती हैं। सो डोमिनेंट फर्म मोनोपोली नहीं होती, पर उसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट पावर होती है। सो इट इज रिटन इन मीनिंग वन डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस एंड स्मॉल फर्म्स फॉलो द लीडर्स प्राइस एंड द डोमिनेंट फर्म हैज द मार्केट पावर बट नॉट द फुल मोनोपोली। उसके बाद ये काम कैसे करता है? सो लीडर जो है वो मार्केट डिमांड एस्टिमेट करता है, और उसके बाद स्मॉल फर्म्स हैं वो उनको आउटपुट को माइनस करती हैं, और जो बच गया वो रेजिडुअल डिमांड बन जाता है। सो लीडर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पर आउटपुट डिसाइड करती है, और बाकी डिमांड स्मॉल फर्म्स कंप्लीट करती हैं। सो इट इज ऑल्सो रिटन इन दी हाउ इट वर्क्स।
So leader estimates the market demand and subtracts output of the small firms and gets the residual demand. And the leader produces where the marginal revenue is equals to marginal cost, और जो remaining demand हो जाती है वो small firms पूरी कर देती हैं. उसके बाद आते हैं key outcomes of price leadership पर. So यहाँ total output जो है वो कैसे निकलता है, एक तो leader का जो प्राइस सेट है और प्लस जो स्मॉल फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद आता है प्राइस और आउटपुट. प्राइस और आउटपुट जो है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच होता है. और अगर हम इसके रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक मर्जर्स जो रेगुलेटेड हैं और प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है इलीगल और रिस्की चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं इन द रिलेटेड issues. So this is about the price leadership model of oligopoly. Next is Carnot model in oligopoly. So Carnot model जो है ये डेवलप्ड किया बाय AA Carnot और यहाँ पर फर्म्स जो है वो कोल्यूड नहीं करती हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. सो इट एक्सप्लेन्स द इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स एंड द फर्म्स डू नॉट कोल्यूड एंड द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल. सो मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसका डुओपोली है. यहाँ पर सिर्फ दो फर्म्स हैं. So the firm is duopoly and each firm decides the output level, not the price, and firm decides the simultaneously. Firms जो हैं अगर हम यहाँ पर बात करें, firms प्राइस नहीं आउटपुट डिसाइड करती हैं और डिसीजंस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं. हर फर्म अज्यूम करती है कि राइवल का आउटपुट फिक्स्ड है और फर्म अपना आउटपुट चूज करती है ताकि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. सो दिस इज द की आइडिया. और अगर हम कर्नट मॉडल के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि हाउ फर्म्स डिसाइड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं विद दी मार्केट डिमांड. अब मार्केट डिमांड से राइवल का आउटपुट माइनस करेंगे, उसके बाद हमें रेजिडुअल डिमांड मिलता है. सो सब्ट्रैक्टिंग द राइवल्स आउटपुट वी गेट द रेजिडुअल डिमांड और ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पर आउटपुट डिसाइड होता है. और एज अ रिजल्ट एज अ आउटकम टोटल आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन मोनोपोली होगा और प्राइस जो है वो लेस देन मोनोपोली होता है. बट जो परफेक्ट कंपटीशन है वो कभी इक्वल नहीं होता. तो ये इक्विलिब्रियम म्यूचुअल डिपेंडेंस को शो करता है. सो दिस इज अबाउट द कर्नट मॉडल. फर्म्स यहाँ पर प्राइस नहीं आउटपुट डिसाइड करती हैं और डिसीजंस जो है साइमल्टेनियसली होते हैं और हर फर्म अज्यूम करती है कि राइवल का आउटपुट फिक्स्ड है. So next is game theory prisoners dilemma. इस स्लाइड में हम गेम थ्योरी का कोर कंसेप्ट समझते हैं. व्हाट इज गेम थ्योरी? गेम थ्योरी एक एनालिटिकल टूल है जिसमें फर्म्स जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती हैं और हर फर्म का पे ऑफ जो है दूसरी फर्म के डिसीजन पर डिपेंड करता है. ओलिगोपोली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्म्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि इंटरडिपेंडेंट होती हैं. उसके बाद करते हैं प्रिजनर्स डिलेमा का मीनिंग. प्रिजनर्स डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां पर कॉपरेशन बेस्ट होती है जॉइंटली, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट में फर्म्स जो है वो डिफेक्ट करती हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों फर्म वर्स ऑफ हो जाती हैं. सो टू प्लेयर्स मेक दी डिसीजंस इंडिपेंडेंटली एंड ईच चॉइस अफेक्ट दी अदर्स आउटकम. जो भी एक डिसीजन लेगा उसका दूसरे पर आउटकम जरूर दिखेगा. कॉपरेशन गिव्स द बेटर जॉइंट रिजल्ट एंड डिफेक्शन इज सेफर इंडिविजुअली. If both chooses the defection, then both worse off and shows interdependence in the oligopoly. तो इस स्लाइड पर है ओलिगोपोली का एग्जांपल. यहाँ पर दो फर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर दो फर्म्स हैं, एक ए की स्ट्रैटेजी बताई और एक बी की स्ट्रैटेजी बता रखी है. दोनों अगर हाई प्राइस मेंटेन प्रॉफिट करें, जैसे कि यहाँ पर डू नॉट एडवर्टाइज और यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइज. अगर बी एडवर्टाइज करे, बी एडवर्टाइज ना करे, ऐसे ही बी जो है वो एडवर्टाइज करे और अगर ना करे तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉफिट होगा दोनों का, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो दोनों अगर हाई प्राइस मेंटेन करके चलते हैं तो प्रॉफिट जो होगा वो भी हाई रहेगा. दोनों ने यहाँ पर सेम रखा, दोनों ने एडवर्टाइज नहीं किया जिसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट जो था वो हाई रहा. और अगर एक अगर सीक्रेटली प्राइस कट कर दे तो उसका प्रॉफिट जो होगा ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ. यहाँ पर उसने अपना प्राइस कट किया जिसकी वजह से बी का जो प्रॉफिट था वो ज्यादा हो गया और जो ए का प्रॉफिट था वो कम हो गया. और अगर दोनों अगर प्राइस कट करें तो प्रॉफिट जो है वो लो हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ. दोनों ने अगर प्राइस कट कर दें तो प्रॉफिट जो होगा वो लो हो जाएगा. जैसे यहाँ पर बी ने जो था अपना प्राइस कट कर दिया जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट था वो हाई हो गया, वैसे ही यहाँ पर ए ने अपना प्रॉफिट कट कर दिया जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट हाई हो गया और बी का जो था वो लॉस में आ गया. सो दिस इज दी स्ट्रैटेजी फॉर फर्म. तो ये थी हमारी गेम थ्योरी. और अगर हम
प्रिजनर्स डिलेमा देखें तो सेम ही सिचुएशन हमें प्रिजनर्स डिलेमा में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी दो जो हैं प्रिजनर्स के बारे में बताया है, एक है रॉकी और दूसरा है जिंजर। अब ये दो प्रिजनर्स हैं और अगर इनके बारे में बताया, अगर दोनों ही कन्फेस ना करें तो दोनों की सिचुएशन क्या होगी, और अगर एक कन्फेस कर दे और दूसरा ना करे उसकी सिचुएशन क्या होगी, अगर दोनों ही कन्फेस ना करें तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन बनते हैं। सो पहला है, अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते तो दोनों को ही 1-1 साल की सजा होगी, और अगर खाली रॉकी ने कन्फेस कर दिया तो वो फ्री हो जाएगा और जो जिंजर है उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। और ऐसे ही अगर जिंजर कन्फेस कर दे तो वो फ्री हो जाएगा और रॉकी जो है उसको 7 ईयर्स की जेल हो जाएगी। और अगर हम ऐसे ही देखें, अगर दोनों ही कन्फेस करते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सजा आएगी। सो दिस इज अबाउट दी गेम थ्योरी, जहां पर फॉर्म्स के बारे में बताया है। अगर हम फॉर्म्स का फाइनल आउटकम देखते हैं तो हर फॉर्म जो है वो जरूर चीट करती है और मार्केट में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाता है वहां पर, और प्रॉफिट जो है वो फॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम का केस हो जाता है। नैश इक्विलिब्रियम यही होता है जहां कोई फर्म अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। सो ऐसे ही हमने प्रिजनर्स डिलेमा में भी देखा, जिसमें दो फर्म से ज्यादा दो, अब यहाँ पे पहले हमें फर्म्स के बारे में बताया था गेम थ्योरी में, और वहीं पर हमने दो प्रिजनर्स की भी बात करी। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेम थ्योरी एंड प्रिजनर्स डिलेमा एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट इज अ गेम विद मेनी प्लेयर्स इन प्रिजनर्स डिलेमा। तो हमने पीछे देखा था जहां पर 2 फर्म्स थी और 2 प्रिजनर्स थे। सो इस स्लाइड में हम 2 फर्म से ज्यादा फर्म का केस देखेंगे। सो यहाँ पर मेनी प्लेयर प्रॉब्लम आती है जब मार्केट में ज्यादा फर्म्स होती हैं, कॉपरेशन और भी मुश्किल हो जाता है। रीजन होता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब हर फर्म सोचती है बाकी फर्म्स प्राइस मेंटेन करेंगी, मैं सीक्रेटली चीट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। तो रिजल्ट क्या होगा, सब चीट करती हैं, कॉपरेशन कोलैप्स हो जाता है और टैसिट सॉल्यूशन भी अनस्टेबल हो जाता है। सो यहाँ पर लिखा भी है इन्वॉल्व्स मेनी प्लेयर नॉट जस्ट 2, यहाँ पर 2 से ज्यादा प्लेयर्स हैं। कलेक्टिव कॉपरेशन जो है वो सबको बेनिफिट करेगी इफ दे कलेक्टिवली कॉपरेटिंग। इंडिविजुअल इंसेंटिव टू फ्री राइड, अब वो सोचते हैं कि हम चीट कर लेंगे और बाकी सब मेंटेन कर लेंगे। सो ईच प्लेयर फियर्स अदर्स वांट कॉपरेट, सो यहाँ पर सब सोच के चलते हैं कि अदर्स शायद कॉपरेट ना करें। सो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कॉपरेट नहीं करता है एंड कलेक्टिव एक्शन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर हम इस कंक्लूजन पर आए तो जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा और उतना ही कम चांस होगा स्टेबल कॉल्यूजन का। इसीलिए ओलिगोपोली में इनस्टेबिलिटी कॉमन होती है। तो नेक्स्ट इज ओलिगोपोली एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इस स्लाइड में हम देखते हैं ओलिगोपोली इकोनॉमी के लिए गुड है या बैड। सो अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे लार्ज फर्म होंगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, हाई प्रॉफिट्स होंगी जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन होती है। सो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं होता, प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है। सो जितना ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा होगा उतनी ज्यादा ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा। So few firms dominate the market as we have already covered। ओलिगोपोली में few firms होते हैं जो dominate करती हैं और prices जो है वो marginal cost से ऊपर set होते हैं और prices are higher than the competition, profits are higher than the competition and strong focus is on the advertising and innovation। efficiency may be lower than the perfect competitions। तो इसमें नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी आते हैं, प्राइसेस जो है जनरली मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर होती हैं। सो आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल होती है और एफिशिएंसी परफेक्ट कंपटीशन से कम हो जाती है। सो अगर हम इसके फाइनली असेसमेंट की बात करें तो ओलिगोपोली जो है वो मोनोपोली से बेटर है बट परफेक्ट कंपटीशन से वर्स है। तो ये मिक्स्ड परफॉर्मेंस मार्केट स्ट्रक्चर है। So next is industrial concentration and technological change। High concentration का मतलब large firms और ज्यादा funds for research and development। High concentration होगा then there will be large firms, और large firms होंगी तो वहां पर सबसे ज्यादा concentration जो होगा वो research and development पे होगा। इसके effect क्या होगा, innovation promote हो सकता है और competitive pressure जो है वो कम हो सकता है। So innovation market structure पर depend करती है। Can promote technological innovation but may reduce the competitive pressure and innovation depends on the market structure। market का structure जैसा होगा उसी पर innovation जो है depend करेगी। So next is role of government और the role of mergers। तो इस स्लाइड में गवर्नमेंट का रोल एक्सप्लेन किया गया है कि वाई गवर्नमेंट इंटरवीन्स। तो ओलिगोपोली में फर्म मर्ज करके मोनोपोली बना सकती हैं और कंज्यूमर वेलफेयर हार्म हो सकते हैं।
इसलिए गवर्नमेंट मर्जर्स रेगुलेट करती हैं, एंटी ट्रस्ट लॉज अप्लाई करती हैं। और मर्जर्स भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। सब मर्जर्स जो है वो इलीगल नहीं होते, एंड गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंट मर्जर्स अलाउ करना है एंड एंटी कॉम्पिटिटिव मर्जर्स को ब्लॉक करना। सो यहाँ पर बैलेंस बना रहता है एफिशिएंसी और कंपटीशन के बीच में। सो द सेम इज रिटन, गवर्नमेंट रेगुलेट्स द मर्जर्स एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव मार्केट पावर and avoids the creation of monopolies, protects competition and consumers, allows the mergers that improves the efficiency. Not every merger is illegal here, and antitrust laws guide merger approval. So this is about the role of government, role of mergers. So next is a proper role for government. So ये slide final philosophical conclusion है. Earlier view हमने क्या देखा था, high concentration होगा, that is bad. गवर्नमेंट को aggressively intervene करना चाहिए. मॉडर्न व्यू से देखें तो इकोनॉमिस्ट मानते हैं लार्ज फर्म्स एफिशिएंट भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इनोवेशन रियल बेनिफिट्स हैं, बट प्रॉब्लम तब होती है जब फर्म्स मार्केट पावर का मिसयूज करें, प्राइसेस को अनफेयरली हाई हो जाएं. सो गवर्नमेंट का प्रॉपर रोल है टू मॉनिटर द मार्केट्स, prevent abuse of power, protect the consumers and avoid the over regulation. So big industries aren't always bad, वो हमेशा बुरी नहीं होती, they are just efficient, innovate and benefit from the economies of scales. So downsides, higher prices and less competition. So government role is first to regulate, to improve the efficiency and prevent the non-competitive behavior, and another is too much regulation can block competition and encourage rent seeking. So यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को दोनों चीजें देखनी चाहिए. और अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डोमेस्टिक डोमिनेंस डजंट मीन ग्लोबल पावर, फर्म्स फेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. और अगर इसका हम की पॉइंट देखें तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. स्मार्ट रेगुलेशन हेल्प करेगी, टू मच कैन हार्म. स्मार्ट रेगुलेशन से बचेंगे और अगर ज्यादा रेगुलेशन लगाई जाएंगी उसकी वजह से हार्म हो जाएगा. सो गवर्नमेंट का काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं होता बल्कि कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना है. सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर रोल फॉर द गवर्नमेंट. So with this, we are coming to the end of the unit 4, and with the end of the unit 4, the whole syllabus of microeconomics 1 is covered, and the playlist is also made on the channel. So you can go and start learning today. एंड लास्टली अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.